जनरल वन स्वागत है आपका अविनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं अस्त्र मार्क 2 को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। जैसा कि हमने दोपहर की न्यूज में आपको बताया कि भारतीय वायुसेना के लिए जो अस्त्र मार्क 3 मिसाइल है, इसको लेकर जो टेस्ट है वो लगातार चल रहे हैं। लेकिन एक बड़ी अपडेट अब अस्त्र मार्क 2 को लेकर आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि ऑलरेडी भारतीय वायुसेना की तरफ से अस्त्र मार्क 2 मिसाइल्स को खरीदने का जो प्रोक्योरिंग प्रोसेस है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, भारतीय वायुसेना तकरीबन फर्स्ट फेज में 200 जो मिसाइल्स हैं इनको खरीदने वाली है। यानी 200 की संख्या में जो मिसाइल्स हैं ये खरीदी जाएंगी। अस्त्र मार्क 2 को देसी मेटियोर की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि अस्त्र मार्क 1 जहां पर एक जगह 110 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ आती है, तो वहीं अस्त्र मार्क 2 160 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता के साथ हमें देखने को मिलती है। और इसमें कहा यह जाता है कि 80% जो कॉम्बैट रिजेम्बलेंस है ये मीटियोर से ये शेयर भी करती है, जिसका मतलब ये है कि भारतीय वायुसेना की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में ये मिसाइल सक्षम है। आने वाले निकट भविष्य में अस्त्र मार्क 1 की तरह अस्त्र मार्क 2 का भी जो इंटीग्रेशन है भारतीय वायुसेना के सभी फ्रंट लाइन फाइटर्स में किया जाएगा, जिसमें तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2, एमका और सुपर सुखोई जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। तो भारतीय वायुसेना इस समय प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ा चुकी है और एरो इंडिया 2025 से पहले ही हमें इस क्षेत्र में कुछ बड़ी अपडेट सुनने को मिल सकती हैं। अगली अपडेट में बात करने वाले हैं HLFT-42 के बारे में। HLFT-42 को लेकर के गत कुछ दिनों से कुछ बड़ी अपडेट्स हमें सुनने को मिल रही हैं, जहां पर पहले ये बताया गया था कि ये एक सिर्फ एक्सपोर्ट सेंट्रिक एयरक्राफ्ट नहीं होने वाला है, बल्कि भारतीय वायुसेना के जो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर्स होने वाले हैं उनमें ये एक प्रमुख ट्रेनर की भूमिका भी निभाएगा। और सबसे बड़ी दुविधा इसके इंजन को लेकर के है कि इसमें आखिरकार इंजन कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि पहले ही माना गया था कि कावेरी इंजन हमें इसमें देखने को मिलेगा। फिर इसमें कहा गया कि जनरल इलेक्ट्रिक F404 का यूज हो सकता है। फिर मामला F414 तक पहुंचा। लेकिन अब यहाँ पर जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इनके सोर्सेस ने ऑलमोस्ट ये कंफर्म कर दिया है कि इसमें वो जिस इंजन की तलाश कर रहे हैं वो AL-31 क्लास का हो सकता है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट काफ़ी कैपेबल होगा, जहां पर आपको एआई सेंट्रिक बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो देखने को मिलने वाले हैं, एआई पावर्ड फीचर देखने को मिलने वाले हैं, ताकि पायलट्स को जो रियल कॉम्बैट सिचुएशन है उसको वो सिमुलेट करके दे सकें। और ऐसे में ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो ट्रेनर के साथ साथ तकरीबन कॉम्बैट रोल में भी यूज हो सकेगा, जहां पर ये अपने साथ तकरीबन 10 BVR मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा। यह तेजस से बड़ा होगा और तेजस मार्क 2 से थोड़ा ही छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर सेम F414 इंजन जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसके लिए चूज नहीं करना चाहती, और इसके लिए वो AL-31 इंजन कंसीडर कर रहे हैं। और अगर सब कुछ सही रहा और चीज़ें यहाँ पर कंफर्म हो जाती है, तो आने वाले भविष्य में जो HLFT-42 है इसका रोल आउट आपको जनरल इलेक्ट्रिक की जगह जो AL-31 इंजन है उनके साथ होता दिखाई पड़ेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट जोरावर लाइट टैंक प्रोग्राम को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि अपने रोल आउट के बाद से जोरावर लाइट टैंक जो है ये लगातार ट्रायल से गुजर रहा है। अभी इसने जो फैक्ट्री ट्रायल्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया है और अब ये यूजर ट्रायल के लिए सौंप दिए जाएंगे। लेकिन उसके पहले एक बड़ी अपडेट आ रही है कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी CVRDE से, जो कि DRDO की एक संगत संस्था है या यूं कह ले एक प्रीमियर लैब है। इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि अब ये जोरावर लाइट टैंक के लिए एक 700 हार्स पावर का नया इंजन विकसित करेंगे, जिनका इस्तेमाल मुख्यतः जोरावर लाइट टैंक्स में ही किया जाएगा, क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट लगातार अपने फुल स्केल प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में टैंक की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए जो इंडिजिनस इंजन के ऑप्शन है उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है। अगर हम करंट जोरावर लाइट टैंक की बात करें तो इनको पावर करने के लिए अमेरिका निर्मित कमेंस जो कि 750 हार्स पावर का इंजन है उसका यूज किया जा रहा है, और पहला बैच जो कि 59 यानी 59 यूनिट्स का होगा उसमें हमें कमेंस के इंजन ही देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन बाद के जो 240 से ज़्यादा यूनिट्स होने वाली हैं उनमें CVRDE के द्वारा निर्मित जो इंजन है उसका उपयोग होता दिखाई पड़ेगा, जो कि 700 हार्स पावर की जो पावर है उसको जनरेट करेगा। इस इंजन को मुख्यतः इस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा कि जोरावर की जो करंट इंजन बे है उसमें बिना किसी एक्सटेंशन मॉडिफिकेशन के फिट किए जा सके, ताकि जो कार्य है उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए। और इससे पहले आपको हमने बताया था कि कैसे K9 वज्र के लिए भी जो नया इंजन है उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। हमारे अगली बड़ी अपडेट ब्रह्मोस एक्सपोर्ट को लेकर है। हम लोग एक बात तो अच्छे से जानते हैं कि आर्मेनिया की नज़र इस समय भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर टिकी हुई है, और वो अपने Su-30SM फाइटर जेट्स में इन मिसाइल्स को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। लेकिन हड़कंप तब मच गया जब एक ट्विटर यूजर के द्वारा यहाँ पर क्लेम किया गया कि भारत ने ऑलरेडी जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसको आर्मेनिया के लिए डिस्पैच कर दिया है।
और जब से ये खबर सामने आई तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सनसनी मच गई और लोगों के मन में ये जिज्ञासा हुई जानने के लिए कि क्या वाक़ई जो भारत है उसने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल को आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया है। देखिए यहाँ पर चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया यही चीज़ ऐसा प्रतीत होती है कि भारत की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, ना ही भारत ने कोई ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन दी है। लेकिन आपको बता दें कि आर्मेनिया के SU-30 एसएम फाइटर में ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं होगा। अगर ऐसा कभी करना भी पड़ा तो पहले इन एयरक्राफ्ट्स को एक्सटेंशन मॉडिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा। इसमें जो फ्यूज़ेलाज है उसमें कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे, तब वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल को होस्ट कर पाएगा। तो वहीं सोशल मीडिया पे जो क्लेम किए जा रहे हैं ये पूरी तरीके से निराधार है। ना ही अभी तक भारत और आर्मेनिया के बीच में ऐसी कोई डील फाइनलाइज़ हुई है और ना ही ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से ऐसे किसी भी मिसाइल ट्रांसफर को लेकर कोई कन्फर्मेशन सामने आई है। तो अभी ये पूरी तरीके से एक र्यूमर है, जिसको आप गंभीरता से नहीं ले सकते। हाँ, ये बात अलग है कि SU-30 इतने कैपेबल हैं कि ब्रह्मोस को कैरी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें विशेष मॉडिफिकेशन से पहले गुजरना पड़ेगा, तब वो कंपैटिबिलिटी को प्राप्त करेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल को लेकर आ रही है। घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल जिसको लेकर एरो इंडिया 2025 का बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इस दौरान हमें कुछ प्रमुख इनसाइट्स देखने को मिलेंगी। लेकिन उसके पहले डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। दरअसल भारत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को लगातार बढ़ा रहा है और ऐसे में 13 टन वजनी अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल, जिसको हम घातक के नाम से जानेंगे या आप इसको स्वदेशी स्टेल्थ बॉम्बर भी कह सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे जो एडवांस फीचर हैं वो ऐड किए जा रहे हैं। और अब रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट पे हमें डिजिटल बीम फॉर्मिंग सिस्टम यानी DBF देखने को मिलेगा, जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है, जो कि बेसिकली रडार की इफेक्टिवनेस को, प्रिसीजन को और कम्युनिकेशन सिस्टम की इफेक्टिवनेस को काफ़ी एनहांस कर देती है। ये बेसिकली इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन बॉम्बर होने वाला है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप होकर के आए और आने वाले निकट भविष्य में भारतीय वायुसेना की जो ज़रूरतें हैं, उनको ये पूरा करे। अगर हम डिजिटल बीम फॉर्मिंग सिस्टम की बात करें या DBF की बात करें, तो ये एक एडवांस सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक होती है जो कि रेडार में, कम्युनिकेशन सिस्टम में या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में यूज़ की जाती है। ये प्रिसाइज शेपिंग, स्टीयरिंग और फोकसिंग जो होती है रेडार की कम्युनिकेशन सिग्नल की, उसको इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज करता है और इसके लिए जो मैकेनिकली मूविंग एंटीनाज हैं, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब यही टेक्नोलॉजी आपको घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल में देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा भारत के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट रमेश रंजन सर ने एक और सलाह दी है। उन्होंने कहा कि भारत पहले घातक का निर्माण करे और उसके बाद घातक पर ही आधारित एक ऐसा एयरक्राफ्ट विकसित किया जाना चाहिए जो कि तकरीबन 50 टन वजनी मैन्ड बॉम्बर हो और इसके लिए तकरीबन 4 130 किलोटन के जो एम का इंजन है उनको यूज किया जा सकता है, ताकि आने वाले भविष्य में भारत के पास खुद का भी एक ऐसा बॉम्बर हो सकता है जो कि B2 बॉम्बर या B-21 रेडर जैसा फंक्शन कर सकता है। और ये सब कुछ हम घातक को स्केल अप करके कर सकते हैं। तो देखते हैं आने वाले भविष्य में हमें क्या-क्या देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है, भारत को घातक को स्केल अप करना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।